हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सोशियोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 100 में से 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कर देंगे सोशियोलॉजी के पेपर में। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट लगातार 5 वर्षों से आ रहे सोशियोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, वो भी प्रश्न सहित उत्तर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न और महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर में बताने वाला हूं आपको। जो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महामैराथन क्लास होने वाला है आज का ये वीडियो। लगभग 1 घंटे का ये वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी का। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 8 मार्च को पेपर देने वाले हैं सोशियोलॉजी का और उनका टारगेट है भैया 95% स्कोर करना सोशियोलॉजी में, तो आज की इस वीडियो पर आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं 95% आपका बिल्कुल पक्का कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को इससे पहले स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर तक, 1 लाख फैमिली तक बहुत ही करीब है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आप लोग पूरा करा दीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से मैं कराऊँगा। डेली मैं वीडियोज लेकर आऊँगा और डेली आपकी तैयारी जो है होती रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को से शुरुआत करेंगे। ये देखिए, कक्षा 12 समाजशास्त्र महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है। यानी इनमें से कौन है भैया जो राष्ट्रवाद के उदय से क्या है भैया घनिष्ठ रूप से संबंध है, ये आपको बताना है। तो इनमें से का वाला राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, राष्ट्र राज्य हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर पहले नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा आपके सोशियोलॉजी में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बुक से ही पूछे जाते हैं। तो कहाँ से पूछे जाते हैं स्टूडेंट, आपकी बुक से। और किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण का क्या परिणाम था। तो भारत में उदारीकरण का जो परिणाम था स्टूडेंट, वो था निवेश में वृद्धि। ठीक है, ये उदारीकरण का परिणाम था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है। जो आधुनिकीकरण है इसके परिणाम क्या है ये आपको बताना है। तो तीसरे नंबर का घ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, नए वर्गों का उदय भी हो जाएगा, साक्षरता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। तो ये तीनों हो जाएगा, लेकिन इनमें से करेक्ट आंसर आपको घा वाले पे लगाना है। ठीक है, तो तीसरे का घा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। सती प्रथा निषेध अधिनियम स्टूडेंट ये जो पारित हुआ था ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये आपका 1829 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1829 में, लगभग दिसंबर की मध्य था, दिसंबर महीना था। ठीक है, किसने पारित किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड विलियम वेटिंग ने। ठीक है, सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया था। तो 4 नंबर का खा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 5वां नंबर, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थन कौन है, समर्थक कौन है ये आपको बताना है। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों के समर्थक, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 5 नंबर का आपका घा राइट आंसर हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, जो कि बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर दिया हुआ है। गूगल पर मैंने इस क्वेश्चन को सर्च किया था तो वहाँ पर सोरोकिन दिखा रहा था। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सीधा आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा। तो अच्छा, आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ठीक है, संस्कृति पर्यावरण का जो मानव निर्मित भाग है ये किसने कहा है ये आपको बताना है। तो आपका घा राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष कोविटस ने इसको कहा है। ठीक है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मैंने आप लोगों को सोशियोलॉजी में जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, उनको ये सारी वीडियोज में जो लेकर आता हूँ हर एक
टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पर, तो उनको वीडियो मिलता होगा। और सोशियोलॉजी का भी मैं काफ़ी बार वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो हमने इस क्वेश्चंस के बारे में भी काफ़ी बार जिक्र किया है कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप लोगों को पता होगा, तो इनमें से 5 वर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। जिनको पता है स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग का अपना अटेंडेंस जरूर दे दीजिएगा। 7 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। प्रावधान जो है लागू हुआ, ये किस वर्ष लागू हुआ, तो 8 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1992 से 93 बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, यानी 8 नंबर का आंसर, ठीक है। और गूगल पर सर्च किया था तो यहाँ पर दिखा रहा था 24 अप्रैल 1993, ठीक है। तो भैया वही हो जाएगा, यानी 1992 से 93 वही बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट, ये आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट अपना टेस्ट देना चाहते हैं वो आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन का आंसर जो मैं बता रहा हूँ, इसमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, उसका आंसर आप लोग इकट्ठा लिख दीजिए, ठीक है, मेरे बताने से पहले। फिर लास्ट में जब मैं वीडियो कंप्लीट करूँगा तो कॉमेंट में कर दीजिएगा। मान लीजिए कि इसमें मैं 40 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो 40 गुणे आपका 20 सही है, तो इस तरह से कॉमेंट में कर देंगे, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि भैया आपकी तैयारी इस तरह से हो रही है और आपने इतना तक तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है भैया, ये आपका विकेंद्रीकरण पर। तो 10 नंबर का आंसर यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। हरित क्रांति का संबंध जो है स्टूडेंट किस क्षेत्र से है, तो सभी को पता होगा भैया कृषि से क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और हरित क्रांति का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा स्टूडेंट कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा। तो भारत के सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव जो हरित क्रांति का पड़ा भैया वो पंजाब था, ठीक है। तो पंजाब पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बंधुआ मजदूरी को किस राज्य में हलपति कहा जाता है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी को किस राज्य में हलपति कहा जाता है, ये आप लोग बताइए। तो 12 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 12 नंबर का आपका घ राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 12 नंबर का घ आंसर, हलपति वही कहा जाता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू हुआ। जो मनरेगा कार्यक्रम है ना स्टूडेंट, ठीक है, ये किस समय लागू किया गया, ये आपको बताना है। 2 जनवरी 2006 को, ठीक है, या 2 फरवरी 2006 को, 2 मार्च 2006 को, या 2 अप्रैल 2006 को। 13 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट 2 फरवरी 2006 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा कार्यक्रम इस समय लागू हुआ था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का मुख्य कारक है। हरित क्रांति का जो मुख्य कारक है भैया वो है उपजाऊ भूमि, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उपजाऊ भूमि बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट क्या है वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आप क्या जो क्वेश्चंस को आप लोग समझ लेंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा, आप लोग कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। जो टेस्ट दे रहे हैं, जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं भैया वो तो क्या है दिमाग से अच्छे से माइंड लगाकर भैया वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और जैसा कि बताया मैंने 5 वर्षों में लगातार ये पूछे जा रहे क्वेश्चन से स्टूडेंट, तो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शुरू में ही पूछा जाता है। आप लोग हमारे मॉडल पेपर के वीडियोज देखते होंगे तो आपको पता होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है। केवल ग्राम्यता, केवल नगरीयता, ग्राम्यता और नगरीयता का सम्मिश्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया 15 नंबर का गा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 15 नंबर का गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ठीक है, जुकाम मुझे बहुत होता है, इसीलिए क्या है बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया। तो भारत में जो उदारीकरण अपनाया गया था स्टूडेंट, ये कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का आपका खा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1990 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है।
कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता या ये सभी। तो भैया इन तीनों में से तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए 17 का घ राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये सभी हो जाएगा उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव, यानी कृषि संकट भी है, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव ये भी है, आय असमानता भी है, यानी ये सारी चीज़ें हैं जो भैया उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ठीक है, भारत में क्या बात हो रही है कि आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये आपको बता रहा है। तो भैया 18 नंबर का खा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1991 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 18 नंबर का खा आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट, ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा पार राष्ट्रीय निगम है, यानी निम्न में कौन सा पार राष्ट्रीय निगम है? कोका कोला, कोडेक, जनरल मोटर्स या ये सभी। तो 19 नंबर का राइट आंसर भी यहाँ पर ये सभी बताया जा रहा है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट बुक से लिए गए हैं। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस को जो है जो मुझे लगता है कि भैया इसका आंसर गलत बता रहा है बुक वाला, ठीक है, ऑप्शंस, तो मैं गूगल पर भी सर्च करता हूँ, तो काफ़ी बार गलत भी होता है, काफ़ी बार गूगल भी भैया क्या है घुमा फिरा देता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भैया इसका राइट आंसर बताइए। मुझे क्या है, मैं एक प्रकार से भगवान तो हूँ नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन का मुझे आता होगा, मैं बुक से ही देखकर और अच्छे से रिसर्च करके मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, और कभी कभी क्या है मुझसे भी गलती हो जाती है और मैं बता भी देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, कि भैया मुझसे गलती हो जाए मैं कमेंट में बता देता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण का संबंध है। तो उदारीकरण का जो संबंध है स्टूडेंट, ये है आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। ठीक है, आर्थिक जो नीतिगत निर्णय है इससे है उदारीकरण का संबंध। तो 20 नंबर का घ आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद में और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम छपाई मशीन तकनीक कहाँ आरंभ हुई? प्रथम छपाई मशीन जो तकनीक ये आरंभ हुई कहाँ पर आरंभ हुई? यूरोप में स्टूडेंट। 21 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोप में इस मशीन या छपाई मशीन तकनीक का आरंभ हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो भैया आप लोग जानते होंगे इनका नाम, बहुत ही प्रख्यात एक प्रकार से ये है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे या गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। तो भैया 22 नंबर का जो राइट आंसर है का नंबर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। मराठा तथा केसरी, अभी भी केसरी पत्रिकाएं आती हैं और इनका संपादन इन्होंने ही किया था। 22 नंबर का आंसर आपका राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 8 जून 1936 को। ठीक है, 8 जून 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। 23 नंबर का खा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई। तो भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई थी स्टूडेंट, कब प्रारंभ हुई थी? ये 18, अब शायद 18 में 13 अगस्त को, सॉरी 13 अगस्त को। ठीक है, देखिए 13 अगस्त 1995 को ये प्रारंभ हुई थी वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं, 13 अगस्त। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी सारे डॉग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये वीडियो मैं नाइट में आपके लिए बना रहा हूँ। लगभग कितने बज रहे हैं मैं आपको बताऊँ, लिटरली 12 बज रहे हैं। ठीक है, 12 बज रहे हैं, पर मैंने और भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मुझे लिखना भी पड़ता है, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, फिर मैं वीडियो लेकर आता हूँ। और दिन में क्या है स्टूडेंट, काफ़ी सारे शोर शराबा रहते हैं तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। इसीलिए क्या आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो में तो कुछ थका थका सा लग रहा होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट, ये आपका हुआ था 1828 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1828 में हुआ था, लगभग कितने 20 अगस्त को शायद हुआ था, 20 या 28 अगस्त को बताइएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन से यहाँ पर 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि मजदूर संघ यानी मजदूर संघ ब्रैकेट में ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की? मजदूर संघ ब्रैकेट में है ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका का वाला हो जाएगा, बीपी वाडिया हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर, यानी 26 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसकी स्थापना 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1995 को हुई थी। ये क्वेश्चन आपका आएगा तो याद रखिएगा, 2 जुलाई 1995 को, ठीक है। ट्रेड यूनियन यानी मजदूर संघ की स्थापना 2 जुलाई 1995 किसने किए थे? बीपी वाडिया ने। तो 26 नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे स्टूडेंट, वो कौन थे? वो आपके थे बीपी मंडल, ठीक है। 27 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, सामाजिक आंदोलन की विशेषता है। देखिए सामाजिक आंदोलन की विशेषता कौन सी हो जाएगी आप लोग बताइए। तो 28 नंबर का जो आपका घ वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये संगठित होते हैं। सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं स्टूडेंट? ये संगठित होते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है? चिपको आंदोलन स्टूडेंट कहाँ से प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा, उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा बताऊं तो चिपको आंदोलन बेसिकली ये होता था कि जब कोई भी पेड़ काटने आता था तो उसके साथ में जो लोग होते थे वो भैया चिपक जाते थे कि पेड़ मत काटो, तो उसी को चिपको आंदोलन कहा गया, जो कि शॉर्ट भाषा में कहा जाता है। और चिपको आंदोलन के बारे में और सारी वीडियोज में मैंने बता रखा है और उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार से पूछा गया कि इसका एक उदाहरण है, तो इसका एक उदाहरण भैया है आपका 29 नंबर का राइट आंसर यानी पारिस्थितिकीय आंदोलन हो जाएगा। ये चिपको आंदोलन से जुड़ा है भैया, पारिस्थितिकीय आंदोलन। तो 29 नंबर भी क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। इसमें और भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 30 नंबर है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, सोशियोलॉजी का। इसके बाद में हमारा और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वीडियो में। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस राष्ट्रवादी द्वारा दिया गया था? तो भैया ये जो स्वतंत्रता के भैया दौरान ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो कि मराठा के क्या है एक प्रकार से मराठा पत्रिकाओं के एक प्रकार से संपादक भी थे ये। तो 30 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे इसके राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल मैंने 30 आपको बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बहुविकल्पीय और महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न फिर महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूं। वो भी प्रश्न के साथ में आपका क्या रहेगा स्टूडेंट? उत्तर भी रहेगा। तो इसी बात पर आप लोग स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 लाख तक सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है स्टूडेंट, जल्दी से करवा दीजिए। काफ़ी सारे हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ। लगभग ये 1 घंटे की वीडियो के लिए मुझे काफ़ी सारे मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट, लिखना पड़ता है इसको, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और आप लोग जब सपोर्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिकली महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ये सब आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखना चाहते हैं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो भैया आएगा पेपर में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने लिखा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। ये किसी के थ्रू मैंने लिखवाया है, तो थोड़ी आपको गलतियां यहाँ पर दिखने को मिल सकते हैं। क्या है स्पेलिंग में क्या है जो मिस्टेक्स रहेंगी काफ़ी सारी, हालांकि मैंने देखा है और मैंने सुधारने के प्रयत्न किया है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। मेरे हाथ में क्या एक प्रकार से नीचे वाले हाथ में यहाँ पर एक प्रकार से कट गया था स्टूडेंट, ठीक है, ब्लेड लग गया था तो कट गया था, तो मैं लिख नहीं पा रहा था, ठीक है स्टूडेंट। और क्या है सूज गया था मेरा हाथ, कहते हैं ना फूल गया था हाल, तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये क्या है मैंने लिखा है 4 दिन के बाद मैंने लिखवाया था स्टूडेंट, ये 4 दिन हो गया, अभी तो मेरा हाथ ठीक है। और ये सब जो मैंने लिखा है स्टूडेंट, ये बहुविकल्पीय प्रश्न, ये तो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। ये 4 दिन पहले का लिखा हुआ और रखा है स्टूडेंट, फिर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक होगा तो बताना आप लोग, ठीक है। हालांकि मैं इसमें सुधारने का प्रयत्न किया है, लेकिन कोई भी छूट सकता है क्वेश्चन, यानी कोई भी स्पेलिंग छूट सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप लोगों समझदार होंगे तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए इसका एक क्वेश्चन है यानी अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है कि भारत की नगरीय और जो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। उत्तर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या
देखिए 377.11 मिलियन, ब्रैकेट में है 21.6%, और ग्रामीण जनसंख्या 833.08 मिलियन यानी 68.84% है। ठीक है, तो डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या में कितना है और जो एक प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या में कितना है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग स्टूडेंट वीडियो को स्टॉप यानी रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है, बस समझ में आना चाहिए। बस मुझे यही चाहिए कि भैया आपके समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया। ठीक है, ये 3-3 नंबर के आपको क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 3 नंबर का एक आपका सोशियोलॉजी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, तो देखिए ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों और क्या सामाजिक न्याय के प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। अब भैया देखिए अस्पृश्यता आप लोग बताइए स्टूडेंट, एक मैं पूछ रहा हूँ कि अस्पृश्यता है। ठीक है, अस्पृश्यता इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्टूडेंट यही, ये देखिए छुआछूत होता है। इसका अर्थ क्या होता है? छुआछूत ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि समर्पित था। फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना और छुआछूत के नियमों की निंदा की। यानी भैया जो छुआछूत कहते हैं कि भैया इनसे छूने के हम वो जाएंगे निम्न जाति के हैं, तो छुआछूत के नियमों की भैया जो ज्योतिराव गोविंद राव फूले हैं इन्होंने खूब निंदा की। और इसकी स्थापना कब हुई? ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जातिवाद से होने वाली 3 हानियों के बारे में लिखिए। तो जातिवादी से होने वाली जो 3 हानियां हैं इनके बारे में हमें लिखना है। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है कि जातिवाद से होने वाली 3 हानियां इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार है। सबसे पहला है इससे सामाजिक एकता जो है कमजोर होती है। ठीक है, जातिवाद से। दूसरा है इससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुंचती है। तीसरा है इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, ये आपको प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन मिलता है। इसमें क्या है, कुछ आपको वर्ड समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, तो आप लोग हमारी बातों को भी सुनोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जातिवाद से होने वाली 3 हानियाँ जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये सभी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपका पेपर होने वाला है 8 मार्च को। ठीक है, और उस पेपर में आप लोगों का ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना है और गलत नहीं, बस आप लोग क्या है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हो गया, और भी क्वेश्चंस है यहाँ पर देखिए लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय के बताए गए हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है बाजार पर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से किस तरह अलग है। यानी जो बाजार है ये समाज शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है ये किस तरह से अलग है, ये बताना है। इसका उत्तर देखिए एडम स्मिथ द्वारा विकसित की गई आधुनिक अर्थशास्त्र की विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था को एक पृथक हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है, जिसमें बाजार अपने स्वयं के नियमों के अंतर्गत काम करता है। जिसमें जो बाजार है स्टूडेंट ये स्वयं के नियमों में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इसका अलग परिभाषा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया कि जाति पूर्वग्रह को परिभाषित कीजिए। ये देखिए कि जाति जो पूर्वग्रह इसको परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया। इसका उत्तर देखिए भारत एक ऐसा देश है, भारत क्या भैया एक ऐसा देश है, यहाँ पर देखिए जिसमें अनेक जाति के लोग रहते हैं। भैया अनेक जाति के लोग रहते हैं भारत में। देखिए प्रायः देखा गया है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को अपने से तुच्छ एवं गिरा हुआ समझते हैं। ठीक है, अब मैं अपना एग्जाम्पल दे दूँ स्टूडेंट, या अपना ना देकर मैं किसी और का एग्जाम्पल दूँ। जैसे जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, और छोटे लोगों को वो क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं कि भैया ये कोई काम कर रही है, तुच्छ है। ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं, इतना आप लोग समझ सकते हैं। तो तुच्छ एवं गिरा हुआ समझते हैं। तथा अनेक, यहाँ पर देखिए तथा उनके प्रति, यहाँ पर उनके होना चाहिए। ठीक है, अनेक हो गया स्टूडेंट, तो प्लीज़ इग्नोर कर लीजिएगा। यहाँ पर उनके होना चाहिए। ठीक है, उनके इस तरह से। ठीक है, तथा उनके, यह था जी, उनके प्रति भेदभाव दिखलाते हैं। इसे ही क्या है, जाति पूर्वग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो जाति पूर्वग्रह को परिभाषित करना था, ये बता दिया। मेरे आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि सांप्रदायिकता के लिए सुझाव दीजिए।
यहाँ पर ये देखिए, सांप्रदायिकता के लिए क्या है, सुझाव दीजिए। क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसे कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि सांप्रदायिकता के लिए सुझाव दीजिए, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सरकार को सदैव ही इस बात पर ध्यान दें, यानी जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे जो सांप्रदायिकता है, समाज है, सांप्रदायिकता, इसको प्रोत्साहन मिले भैया, इसको एक प्रकार से वो मिले भैया कि मोटिवेशन मिले कि भैया ये जब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है लेकिन शाश्वत, देखिए, भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सभी के लिए क्या अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें एक और है स्टूडेंट पॉइंट, यानी सांप्रदायिकता के लिए सुझाव में तीसरा है कि धर्म के आधार पर किसी धार्मिक वर्ग के लिए कोई विशेष रियासतें या सुविधाएं ना दी जाए जिससे अन्य धर्मों के लोगों में ईर्ष्या की भावना पैदा हो। तो जो भैया हमारा क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि सांप्रदायिकता के लिए सुझाव दीजिए, इसके 3 सुझाव हैं भैया, 3 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कर देगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाज शास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। ये सभी जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन बैंक है आप लोगों के पास होगा ही, तो उसमें भी मिल जाएगा। और आप लोगों से स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने हमारा एक टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा होगा, तो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक जो हमारा एक स्टूडेंट वीडियो था, ठीक है, खुशखबरी 2025 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो वो वीडियो एक बार जरूर स्टूडेंट देख लीजिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया है कि आपकी जो तैयारी, मान लीजिए कि अभी 50% तैयारी है, तो आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो वो एक वीडियो जो हमारा है महत्वपूर्ण खुशखबरी या आवश्यक खुशखबरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, आप लोग आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है। उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया जो आपकी तैयारी को क्या है बेहतर बना सकता है और नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकता है। तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाज शास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। इसमें देखिए उत्तर के साथ, छोटी शोध परियोजनाएं हेतु कुछ समाज शास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख निम्न प्रकार से है। सबसे पहला है सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक क्या है, परिवहन। दूसरा है सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की क्या है, भूमिका। तीसरा है घर परिवार में काम आने वाले उपकरण एवं घरेलू कार्य। चौथा है सार्वजनिक स्थान पर उपयोग। पांचवा है विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं। तथा 6 है एक वस्तु की जीवनी। तो भैया जो क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटी शोध परियोजनाएं हेतु कुछ समाज शास्त्रियों के उल्लेख, यानी 6 पॉइंट इसमें मैंने बताया भैया। ठीक है। 2 पॉइंट में 1 नंबर, तो टोटल 6 नंबर आपका बिल्कुल कन्फर्म है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप लोगों ने बुक वो नहीं देखा है, वीडियो की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है। समाज शास्त्र का पूरा कॉपी कैसे लिखें पेपर में, 8 मार्च को पेपर में कॉपी कैसे लिखना है आप लोगों को समाज शास्त्र का, उस वीडियो में भैया बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है, कैसे लिख रहा है कैसे नहीं लिख रहा है, सारी चीज़ें उसमें मैंने बताया हुआ। तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वो भी मिल जाएगा। ठीक है। आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो वीडियो देखते होंगे, ठीक है, जो नहीं होंगे वो नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग हैं तो प्लीज़ देखिए और अपना एक तैयारी को एक गोल सेट कर लीजिए कि भैया मैं इतना % लाना है। देखिए, पास तो हर एक स्टूडेंट हो जाएगा, लेकिन अच्छे नंबर से पास जो होगा वही भैया बच्चा पढ़ने लिखने वाला होगा। ठीक है। टाइम वेस्ट करने वाला नहीं होगा, क्योंकि पास तो हर एक बच्चा होगा। ठीक है। और पास होने के लिए आप हमारे टॉपिक वाला वीडियो जो है देख सकते हो कि सिर्फ अभी पास हो रहा है नंबर से कोई मतलब है, तो टॉपिक वाला वीडियो की सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा तो भैया पास हो जाओगी बड़ी ही आसानी से। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रितानी उपनिवेशवाद किस व्यवस्था पर आधारित था। इसका उत्तर देखिए, ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक, देखिए आर्थिक, यहाँ पर आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, जिनसे ब्रितानी पूंजीवादी का विस्तार हुआ। जिससे क्या पूंजीवादी का यहाँ पर देखिए विस्तार हुआ, इसमें और है, और उसे मजबूती मिली। उदाहरण के रूप में समझे भूमि संबंधी नियमों में परिवर्तन। ब्रितानी उपनिवेशवाद ने केवल भूमि स्वामित्व के नियमों को ही नहीं बदला, अपितु ये भी निर्धारित किया कि किसी फसल को उगाना है और किसको नहीं उगाना है, यानी किस फसल को उगाना है और किसको नहीं उगाना है। इसने वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और
अनेक वितरण के तरीकों को भी बदल दिया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना भैया कि वृत्तारी उपनिवेशवाद किस व्यवस्था पर आधारित था, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देखिए, भारत में आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है बेरोजगारी में वृद्धि। अब इसमें देखिए, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने में कठिनाई हो रही है। अब आप लोगों ने इस समय तो एक बारे में सुना होगा एआई के बारे में, तो भैया एआई क्या है, जॉब खा रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, मशीनें आ गए तो भैया जो जो काम लेबर लोग करते थे, यानी जो श्रमिक यानी मजदूर लोग काम करते थे हाथों से अपने, ठीक है, हुनर से, वो अब मशीनें कार्य करने लगे। तो भैया वहाँ पर लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और क्या है यहाँ पर देखिए, श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने में क्या कठिनाई हो रही है, तो बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है भैया। दूसरा है औपचारिक संबंधों में वृद्धि। देखिए, आधुनिकीकरण से फलस्वरूप, देखिए आधुनिकीकरण के फलस्वरूप होना चाहिए, पर से हो गया है, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप औपचारिक संबंधों में, ठीक है, वृद्धि हो रही है। तो औपचारिक संबंधों में वृद्धि कैसे हो रही है ये देख सकते हैं। तीसरा है पश्चिमीकरण। अब यहाँ पे देखिए, पश्चिमीकरण में क्या होगा कि आधुनिकीकरण के कारण भारत में पश्चिमीकरण तीव्र गति से हो रहा है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पश्चिमीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा भैया पूछा गया था कि भारत में आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए, तो हमने 3 दुष्परिणामों के बारे में बता दिया। हालांकि आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कॉपी वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सारी चीज़ों को बताया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे लिखना है, बहुविकल्पीय और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इसको कैसे लिखना है, उसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया है। और आपका 8 मार्च को पेपर है, तो उस दिन पूरा पेपर हल कैसे करना है तो उस वीडियो में बताया है, कॉपी वाली वीडियो में देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए आर्ट की मैं बात करूँ यूपी बोर्ड के, तो सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, गिना चुना चैनल में सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ, मैंने रिसर्च किया था। ठीक है, और सारे जो है चैनल है वो सिर्फ क्या है, मॉडल पेपर अपलोड कर देते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जो आर्ट साइड के यानी आर्ट स्ट्रीम के जो हमारे विद्यार्थी हैं, मैं उनकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अपने चैनल पर कराता हूँ स्टूडेंट। नहीं विश्वास है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर हर एक टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पंचायती राज्य, देखिए पंचायती राज्य नहीं होगा, पंचायती राज होगा। ठीक है, पंचायती राज्य से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखिए, पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ होता है पंचायत। यहाँ पर देखिए शाब्दिक अनुवाद। ठीक है, पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। ठीक है, 5 व्यक्तियों द्वारा क्या, शासन। इसका अर्थ गांव एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। लचीले लोकतंत्र की क्या है भैया, क्रियाशीलता से है। भारत गांव में बसता है, जो भारत है भैया वो क्या है, गांवों में बसता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अब देखिए जो पंचायत राज का कार्यकाल होता है, एक ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब 5 जो पहले पंचायती राज होता था, ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान भी आप उसको कह सकते हैं। पहले ग्राम पंचायत होता था, लेकिन अब ग्राम प्रधान होता है, जो कि 5 वर्षों के बाद उनका चुनाव होता है। ठीक है, और गांव प्रधान भी एक प्रकार से सारी चीज़ों नियमों को निर्धारित कर सकता है कि गांव में क्या गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, या किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राम प्रधान के ऊपर होता है। आप लोग ग्रामीण इलाकों से होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का भी मैंने आंसर आपको दे दिया है। पूरा मैं क्वेश्चन विथ आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो इसी बात पर आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं रेगुलर हर एक सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आता हूँ और मैं सभी का कमेंट जो है रीड करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को और भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं पर्सनल, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इंस्टाग्राम का। और फ्री में PDF चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, फ्री में कोई भी टॉपिक पर PDF में आपको दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आकर फॉलो कर लीजिए, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर देखिए, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं निम्न प्रकार है। इसका सबसे पहला है
देखिए सबसे पहला इसमें पॉइंट के थ्रू बताया गया है कि ग्रामीण लोग जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जीवन यापन के लिए भैया क्या पर निर्भर होते हैं? प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ये देखिए इनके प्रमुख कार्य कृषि आधारित व्यवसाय, पशुपालन, शिकार, मत्स्य पालन और भोजन की व्यवस्था करना आदि होता है। ठीक है, भोजन की व्यवस्था क्या करना होता है? आदि होता है। तो ये आदि हटा दीजिए, ये वाला आदि रख लीजिए। ठीक है, आदि होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ग्रामीण समाज में जीवन यापन करने के लिए एक प्रमुख कार्य कृषि भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, कृषि से भी वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपने फैमिली का जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और ये क्या प्रकृति पर निर्भर होते हैं। इसके प्रमुख कार्य जैसे कृषि, कृषि मुख्य मैंने बताया। ठीक है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन यानी भैया भेड़ बकरी या भैंस कोई भी पाल सकते हैं। ठीक है, शिकार करते रहते हैं भैया। ठीक है, शिकार अब हालांकि देखा जाए तो अब कम हो चुका है, लेकिन हाँ शिकार होता है मत्स्य का, यानी मछली का शिकार होता है। ठीक है, मछली मत्स्य पालन भी होता है, मछली का और भोजन की व्यवस्था करना, ये ग्रामीण समाज की विशेषताएं मानी जाती है। दूसरा देखिए इसमें प्रकृति पर निर्भरता के साथ साथ इनका प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध भी रहता है। घनिष्ठ संबंध भी रहता है भैया कि प्रकृति के प्रति भैया संबंध घनिष्ठ ही होता है इनके साथ। ठीक है, घनिष्ठ ही रहता है। ये प्रकृति के निकट रहते हैं। ये भैया प्रकृति के क्या साथ रहते हैं भैया? निकट ही रहते हैं। तीसरा है ग्रामीण समाज आकार में छोटा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा इसीलिए क्योंकि कृषि और पशुपालन आधारित जीवन, देखिए आधारित जीवन यापन के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति के लिए उसके भूमि की जो मात्रा है जिस पर वो कृषि कर सके, उसके लिए जो भूमि का मात्रा है भैया भूमि बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जिस पर वो कृषि कर सके और अपना जीवन यापन कर सकते। तो ये 3 पॉइंट है, उसके थ्रू मेरे स्टूडेंट आप लोगों को बताया कि ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने बता दिया है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट के वीडियो को रोक रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा सोशियोलॉजी का कि संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर 3 लाइन है। ठीक है, देखिए उत्तर है अर्थशास्त्रियों एवं अन्यों, यहाँ पर देखिए अन्यों में संगठित क्षेत्र को परिभाषित करने में मतभेद है। एक परिभाषा, ठीक है, एक क्या है भैया? एक परिभाषा। यहाँ पर देखिए परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इस क्षेत्र का गठन होता है। तो संगठित क्षेत्र का गठन कैसे होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या बताया गया है कि यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्री और अन्यों में संगठित क्षेत्र को परिभाषित करने के मतभेद है। एक परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्र की इकाई 10 और अधिक लोगों पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इस क्षेत्र का गठन होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर देखिए उदारीकरण के 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित है। सबसे पहला है उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलापन आया तथा आज भारत सरकार, यहाँ पर देखिए तथा आज भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक संकट से उबरकर विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न मंचों पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुके हैं या कर चुका है। दूसरा है उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हुआ। जो भैया बचत की प्रवृत्ति है इसमें क्या है? विकास हुआ है। और तीसरा है उदारीकरण के कारण परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो रहे हैं। उदारीकरण के कारण भैया क्या हो रहे हैं? जो परंपरागत व्यवसाय है वो क्या है? समाप्त हो रहे हैं। तो ये 3 भैया पॉइंट है जो कि उदारीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर कि सोप ओपेरा क्या है। ठीक है, पूछा गया है हमारा क्वेश्चन कि सोप ओपेरा क्या है, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए सोप ओपेरा ऐसी कहानियाँ हैं, क्या भैया रुको थोड़ा गड़बड़ी हो गया, ये देखिए, हाँ देखिए सोप ओपेरा क्या है, इसका परिभाषा देखिए कि सोप ओपेरा एक ऐसी कहानियाँ हैं जो धारावाहिक रूप से दिखलाई जाती हैं। वे लगातार चलती हैं अलग अलग कहानियाँ, ठीक है, अलग अलग क्या है? कहानियाँ समाप्त हो सकती है और भिन्न भिन्न पात्र क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? ये देखिए भिन्न भिन्न पात्र, ठीक है, भिन्न भिन्न पात्र प्रकट और गायब,
ठीक है, या पात्र स्टूडेंट ये इस तरह से नहीं होगा, पात्र यही ठीक है। ठीक है, ये देखिए पात्र प्रकट और गायब होते रहते हैं, पर स्वयं शोक का तब, यहाँ पर देखिए पर स्वयं शोक का तब तक कोई अंत नहीं होता जब तक कि उसे पूरी तरह प्रसारण से वापस नहीं ले लिया जाता। ठीक है, तो इसी को सोप ओपेरा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है वीवीआई कह रहा है क्वेश्चन गलत नहीं है क्योंकि पेपर में आता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक आंदोलन की भैया यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको उत्तर भी मैं बताऊंगा। तो इसका उत्तर है सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने ब्रैकेट में या रोकने का तरीका होता है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। परिवर्तन लाने के क्या होते हैं भैया, उद्देश्य से ये उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, सोशियोलॉजी का, यहाँ पर देखिए जो कि अति लघु तरीके में बात कर रहा हूँ। तो देखिए सामाजिक आंदोलन को परिभाषित, ठीक है परिभाषित, ठीक है परिभाषित, ये देखिए परिभाषित लिख देता हूँ, परिभाषित। ठीक है, परिभाषित कीजिए। ठीक है, उत्तर देखिए ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई प्रणाली, ठीक है स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई एक समाजशास्त्री, उनके अनुसार भी सामाजिक आंदोलन का परिभाषा दिया गया, जिसे हार्टन एवं हंट के अनुसार देखिए सामाजिक आंदोलन समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या विरोध करने का एक सामूहिक, ठीक है एक क्या भैया सामूहिक प्रयास है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए, हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था ब्लूमर के अनुसार जो कि समाजशास्त्री इनके अनुसार बता दिया, और हार्टन एवं हंट के अनुसार भी बता दिया कि सामाजिक आंदोलन को क्या होता है, परिभाषा क्या है इसका। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग डिटेल में। तो 16 जो हमारा क्वेश्चन था ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, आप सभी के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि मैं समाजशास्त्र का सभी आपके बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा, तो इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये देखिए 6 नंबर का एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, और ये समाजशास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस आप लोग वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपको पसंद आ रहा है। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, जो भी सब्जेक्ट का होगा, जियोग्राफी का होगा उस पर लाऊंगा, नागरिक शास्त्र का होगा उस पर लाऊंगा। ठीक है, इतिहास पर है, अर्थशास्त्र पर है, शिक्षा शास्त्र पर, सभी का वीडियो अब ऐसे ही आएगा स्टूडेंट, डेली आएगा वीडियो। क्या है, क्योंकि मेहनत मुझे चाहे जितनी करनी पड़ी आपकी तैयारी में नहीं रुकने दूंगा। ठीक है, बस आप लोग भी स्टूडेंट सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, और अच्छी सी तैयारी आप लोग भी कीजिए 100% ध्यान लगाकर। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, माल्थस का ये विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य है। ठीक है, तो माल्थस के अनुसार बताना भैया, जो कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं, और ये जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में भी बतलाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर, इसका उत्तर थोड़े बड़ी में होगा। ठीक है, और जो बच्चे ने लिखा है स्टूडेंट थोड़े बड़े में लिख दिया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, और कॉपी वाली वीडियो में हालांकि मैंने बताया कि कितने शब्दों में लिखना है। तो आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं ही, आपको पता है कि कितने शब्दों में लिखना है, कितने नहीं लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, कैसे बनाकर लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। ठीक है, उसके लिए आप लोग हो ही। ठीक है, और नहीं आपको समझ में आएगा तो इंस्टाग्राम की ID दी हुई, वहाँ पर आप आकर निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। उत्तर में है अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के अनुसार जीवन निर्वाह के संसाधनों, ठीक है संसाधनों जैसे भूमि, कृषि की तुलना में मानवीय जनसंख्या की वृद्धि दर तेज होती है। जनसंख्या में वृद्धि, देखिए जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि कृषि का उत्पादन अंकगणितीय गति से होता है। ठीक है, जनसंख्या
पर नियंत्रण का प्राकृतिक निरोध जैसे अकाल, बीमारियां इत्यादि आवश्यक भावी है। ये खाद्य आपूर्ति तथा जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने का प्राकृतिक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संतुलन स्थापित करने का क्या प्राकृतिक तरीका है। माल्थस ने 1798 में प्रकाशित अपने जनसंख्या विषयक निबंध यानी पुस्तक का नाम है बेसिकली, और आपके सोशियोलॉजी में हर एक 10 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पीय की मैं बात कर रहा हूँ पुस्तक से रिलेटेड जरूर होगा बाबू। तो देखिए 1798 में प्रकाशित अपने जनसंख्या विषयक निबंध यानी एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में लिखा है कि जनसंख्या, देखिए जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी द्वारा मनुष्य के भरण पोषण के लिए उत्पादन करने की, देखिए उत्पादन करने की उसकी शक्ति से इतने अधिक होती है। उसकी शक्ति से क्या होती है भैया, शक्ति से इतनी अधिक होती है। तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस को मैंने बता दिया है। ठीक है, आप लोग हमारी बातों को भी सुन रहे होते तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके पेपर में 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जनजातीय, ठीक है, या जनजातीय दिया हुआ है कि जनजातीय आदिम समुदाय है जो सभ्यता से अछूते रहकर, देखिए क्या अछूते यहाँ पर लिखा है, अछूते रहकर अपना अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं। इस दृष्टिकोण के विपक्ष में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। ठीक है, आपको थोड़ा, हालांकि स्टूडेंट में बात करूँ आपको प्रश्न जो है लघु उत्तरीय का थोड़ा बड़ा लग सकता है, तो इसका आंसर भी बड़ा ही देना पड़ेगा ना। अब देखिए ज़्यादा बड़े में ना, क्योंकि इसका शब्द सीमा निर्धारित है भैया कि 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, अब इसका चलिए उत्तर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसका उत्तर भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए उत्तर, कुछ विद्वानों का मत है कि जनजातियों में ऐसा आदिम अर्थात मौलिक अथवा विशुद्ध समाज जो सभ्यता से अछूते रहे हों मानने का कोई सुसंगत आधार नहीं है। मानने का कोई क्या है, सुसंगत आधार नहीं है। इसके स्थान पर, देखिए इसके स्थान पर उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जनजातियों को वास्तव में ऐसी द्वितीय प्रघटना, यहाँ पर देखिए प्रघटना लिखा है, द्वितीयक क्या है, प्रघटना माना जाए जो पहले से क्या है विद्यमान राज्यों और जनजातियों जैसे राज्यों, यहाँ पर देखिए राज्योत्तर समूहों के, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या पूछा गया है, राज्योत्तर समूहों के बीच शोषणात्मक और उपनिवेशवादी, ठीक है, शोषणात्मक और उपनिवेशवादी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। यहाँ पर देखिए अस्तित्व में आया ऐसा संपर्क स्वयं ही एक जनजातिवादी, देखिए जनजातिवादी विचारधारा को जन्म देता है। जनजातीय समूह नए संपर्क, क्या आप दिया हुआ कि जनजातीय समूह नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं। ठीक है, करने लगते हैं। इस तरह अनेक गैर जनजातीय लोगों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश सरकार की जनजातियों को आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने की नीतियां सहित अनेक ऐसे साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि जनजातीय आदिम समुदाय है जो सभ्यता से अछूते रहकर अपना अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं, इस दृष्टिकोण में विपक्ष में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो भैया इसका साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया है, ये देखिए इतने बड़े में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसका साक्ष्य यही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस तरह से एक बाजार जैसे कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था है, इसके बारे में बताना है कि किस तरह के एक बाजार जो होते हैं कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए, बाजार आर्थिक अंतःक्रिया का स्थल माना जाता है। ये सामाजिक संदर्भ तथा सामाजिक वातावरण पर आधारित होता है। ठीक है, इसे एक ऐसा सामाजिक संगठन भी कहा जा सकता है जिसमें विशेष प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनियतकालीन, ठीक है, अनियतकालीन, ठीक है, बाजार या साप्ताहिक बाजार सामाजिक तथा वस्तुओं की खरीद बिक्री के साथ, सामाजिक तथा वस्तुओं की खरीद बिक्री के साथ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें। एक दूसरे के साथ क्या करें भैया, अंतःक्रिया करें। गांवों में जनजातीय क्षेत्रों में नियमित बाजारों के अलावा विशेष बाजारों का भी आयोजन किया जाता है। तो भैया विशेष बाजारों का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इनमें मुख्य प्रकार के
यहाँ पर देखिए उत्पादों की जाती है, ठीक है, उत्पादों की जाती है। उदाहरण के रूप में राजस्थान में पुष्कर मेला, ठीक है, और इस मेले में बाहर के व्यापारी, ज्योतिषी, साहूकार, प्रदर्शक इत्यादि अपनी सेवाओं तथा उत्पादों के विक्रय के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है भैया, बेचने के लिए आते हैं कि भैया सामान मेरी बिक जाए। अब जैसे कि आप लोगों को भी जानते होंगे कि महाकुंभ चालू हुआ है, महाकुंभ जो कि प्रयागराज में, ठीक है, महाकुंभ स्टूडेंट। तो महाकुंभ में भैया बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे रोजगार पैदा होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो महाकुंभ से रिलेटेड आप जानते होंगे 144 के बाद साल आता है महाकुंभ, और कुंभ मेला जो कुंभ होता है 12 साल के लगता है, अर्ध कुंभ 6 साल के, तो ये सब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी सारे रोजगार के उपलब्ध होते हैं, और जो साहूकार या व्यापारी या ज्योतिषी या कोई भी आते हैं प्रदर्शक मेले में, ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर लेकर आते हैं और बेचते हैं, सामान बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए और दिखा देता हूँ मैं आपको, यानी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे जैसे कि मैंने बताया था आपको वीडियो में ही। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हो कि नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। नारी आंदोलन से मेरे जो समाज है हमारा भैया, इसमें क्या प्रभाव पड़ा, इसको स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तरों पर नारीवादी आंदोलनों को विस्तार प्राप्त हुआ था, ठीक है, विस्तार प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे महिलाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेना आरंभ कर दिया था। स्त्री अधिकार आंदोलन राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे। इस घोषणा में निम्न बिंदुओं का स्थान दिया गया था, ठीक है, यानी जो इसके समाज में प्रभाव था इसका निम्न इसके स्थान दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला देखिए क्या दिया हुआ है कि सभी नागरिक विधि यानी कानून के समक्ष समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो, चाहे आप कोई भी जाति के हो भैया, कानून के लिए आप एक समान है, ठीक है। कोई भी गुनाह करेंगे या कोई भी आप अपराध करेंगे उसके लिए आप दंडित होंगे, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण, देखिए, या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा किसी व्यापार या कारोबार, ठीक है, किए जाने के संबंध में नियोग नहीं ठहराया जाएगा। क्या है, कोई भी आप काम कर लेते हैं या कोई काम, स्टूडेंट आप लोगों भी जानते होंगे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी कर सकता है उस कार्य को, ठीक है। कारोबार को किए जाने का संबंध में नियोग नहीं माना जाएगा कि भैया ये काम आप नहीं कर सकते, नहीं ठहराया, निर्योग नहीं ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट था कि इसमें यही बताया गया कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा किसी व्यापार या कारोबार किए जाने के संबंध में निर्योग नहीं ठहराया जाएगा। तो भैया यही बताया गया था ना। तीसरा पॉइंट है मत अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी भैया जो वोटर है वोट के आधार पर होगा। वोटर कार्ड आप लोगों का बना भी होगा, जो 18 वर्ष के बीत चुके होंगे तो उनका एक वोटर कार्ड होगा और उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें 3 पॉइंटों को थोड़ा, उसके बाद में थोड़ा परिभाषा भी दे दिया कि नारी आंदोलन के समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से बताना था, इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था चौथा नंबर क्वेश्चन भी। और आप लोग क्या है वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं स्टूडेंट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वीडियो को आप लोग रोक लीजिए और लिखना चाहते तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में इसका आंसर बहुत बड़े में दिया होता है, उतने हमें लिखना नहीं होता है, ठीक है, उतना हमें तैयार नहीं करना होता है। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है इस पर हमें क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। इसका उत्तर देखिए, सांस्कृतिक विविधता यानी सांस्कृतिक विविधता से तात्पर्य है बड़े राष्ट्रीय, देखिए क्या तात्पर्य है, बड़े राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी संदर्भ में अनेक विभिन्न प्रकार, देखिए अनेक विभिन्न प्रकार के समुदायों जैसे भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि, ठीक है। यहाँ पर आदि का 3 मात्रा होगा स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आदि द्वारा परिभाषित समुदायों की उपस्थिति, पहचानों की बहुलता, पहचाने की यहाँ पर पहचानी होती है बहुलता अथवा अनेकता, सांस्कृतिक विविधता एक चुनौती
का रूप ले सकती है। ठीक है, चुनौती का क्या भैया रूप ले सकती है, क्योंकि सांस्कृतिक पहचान बहुत ही शक्तिशाली है। इससे एक गहन उत्तेजना की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है तथा अक्सर ये अधिसंख्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। कभी कभी सांस्कृतिक देखिए, कभी कभी क्या सांस्कृतिक विभिन्नता आर्थिक तथा सामाजिक अवमानना के कारण ही उत्पन्न होती है। ठीक है, अवमानना के कारण ही क्या उत्पन्न होती है, इससे आगे जटिलता उत्पन्न होती है। इससे आगे क्या होता है, जटिलता भी उत्पन्न होती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चंस पूछा गया था कि भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। देखिए स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय योजना, ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया। इस समिति, यहाँ पे देखिए समिति गलत हो गया है। ठीक है, इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन कौन से थे, इसके बारे में बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो काफ़ी सारी इसमें गड़बड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरू में कि भैया ये मैंने जो एक प्रकार से था, ये सारी क्वेश्चंस का आंसर को मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिखा है, मैंने बता दिया था और बच्चे ने लिखा है, उसमें बहुत गड़बड़ी कर दिया है। ठीक है, क्योंकि पहली बार किसी से भी बहुत गड़बड़ी होती है। तो इसका उत्तर देखिए कि राष्ट्रीय योजना समिति, ठीक है, ये समिति का परिभाषा, ये समिति है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए समिति इसी तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट। ये देखिए समिति, यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है स्टूडेंट। ये देखिए इसी तरीके से समिति लिखा जाता है। तो देखिए समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, का गठन सन 1938 में, ठीक है, 1938 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संपादक केटी साह थे। इस समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। विचाराधीन क्षेत्र निम्नलिखित थे। इसके जो विचाराधीन क्षेत्र थे वो क्या थे, निम्नलिखित थे। सबसे पहला पॉइंट है कृषि और उत्पादन के अन्य प्राथमिक साधन। दूसरा है उद्योग और उत्पादन के द्वितीयक साधन। तीसरा है मानवीय कारक श्रम व आबादी। चौथा है वित्त और विनिमय। पांचवा है सार्वजनिक आवागमन और संचार। 6 है सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य और आवास। 7वां है शिक्षा, सामान और तकनीकी। और 8वां यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। भारत की स्वाधीनता के पूर्व ही अनेक, ठीक है, अनेक से समितियां ने अपने प्रतिवेदन सोपों और आंतरिक प्रतिवेदनों को भी समर्पित किया गया। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो टोटल इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता दिया है, जो कि मैंने प्रश्न सहित आपको उत्तर बताया है। ठीक है, तो 6 हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। और 16 मैंने आप लोगों को स्टूडेंट क्या बताया, 16 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 16 महत्वपूर्ण मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया है, स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ों को मैंने बताया है। और मैंने 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया है। ठीक है स्टूडेंट, 30 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बारे में बताया है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो। ठीक है, इस वीडियो को बनाने के लिए, इसमें रिसर्च करने के लिए काफ़ी सारे मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से कंटेंट में लेकर आता रहूँगा, आपकी सब्जेक्ट की तैयारी में पूर्ण रूप से कराता रहूँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर स्टूडेंट शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर आप लोग रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। चैनल को 1 ही सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय